हर्ष गुजराल एक हैकी कॉमिक है। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। हर्ष गुजराल अपने जोक्स पे ऑडियंस से ज्यादा तो खुद हंसता रहता है। एक 3 BHK रखा है, कितने का यहाँ पे? 50,000 का रूम ले रखा तुमने? भाई साहब कितनी रशियन आ जाती है उसमें? हर्ष गुजराल की राइटिंग में डेप्थ नहीं है भैया। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे दोस्त की शादी थी और वो सालियाँ चिल्ला रही थी, कह रहे नहीं जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख अंदर आने के, यहाँ तो 1 लाख राधिका जी को लेके जाना है तो 1 लाख, तो वो चिल्लाई जा रही थी 1 लाख 6,000 में तो रशियन है। तो वो वहाँ का फन वो 6,000 में रशियन, 6,000 में रशियन, 6,000 में रशियन। एक जोक को कितने साल तक चलाओगे गुजराल भाई? आपको महीने कितनी पॉकेट मनी मिलती है? 6,000 6,000 रुपए की पता ना तुमने। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें कॉमेडियन हर्ष गुजराल के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है टाइम एंड अगेन। तो जब इतने सारे लोग हर्ष गुजराल को एज अ कॉमेडियन पसंद नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हर्ष गुजराल देश में, देश के बाहर सोल्ड आउट शोज कैसे कर रहे हैं, टूर कैसे कर रहे हैं? उनको बॉलीवुड की मूवी में ब्रेक क्यों मिला? वो OTT पे काम कैसे कर रहे हैं? वो रियलिटी शोज में काम कैसे कर रहे हैं? वो बॉलीवुड के इनसाइडर कैसे बन चुके हैं? ये सारे पैमाने तो एक सक्सेसफुल इंसान के होते हैं ना। लेकिन जब इतने सारे लोग हर्ष गुजराल को एज अ कॉमेडियन पसंद ही नहीं करते हैं, तो आखिर हर्ष गुजराल सक्सेसफुल है कैसे? इन टुडेज वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग डाउन द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ हर्ष गुजराल, टोटली अनबायस्ड एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स डिग इन। TCS में काम करने वाला कानपुर का एक लौंडा एक बड़ा सा ख्वाब लेकर के दिल्ली NCR सर्किट में ओपन माइक्स करना शुरू करता है। अब मैं खुद भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और पिछले कई सालों से इस फील्ड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि एक कॉमेडियन के लिए ओपन माइक कितना वैल्यूएबल, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज ओपन माइक ही वो फोरम है, वो मंच है, वो स्टेज है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन अपना मटेरियल बिल्ड करता है। वो मटेरियल जो आगे चल के पका के उसको रिकॉर्ड करके वो किसी के सामने एज अ वीडियो, एज अ प्रेजेंटेशन पेश कर सकता है। और किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए वो ओपन माइक ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जहाँ पे उसको इंस्टेंट फीडबैक मिल सके, जिसके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक, अच्छी कॉमेडी अवेयर ऑडियंस उसके सामने हो जो उसको फीडबैक दे सके। पहली बात तो ये कि ऑडियंस हो, क्योंकि अमूमन ओपन माइक्स में ऑडियंस होती ही नहीं है। कभी 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपको बहुत बढ़िया पक्का वाला जज करके जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं मिलता है, आपको एज अ इंसान जज करके चले जाते हैं कि आप इंसान ही घटिया हैं, तो बड़ा ख़राब लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ओपन माइक में ऑडियंस हो और कॉमेडी अवेयर ऑडियंस हो, जिन्होंने आपके अलावा पहले भी कॉमेडी देखी हुई है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी OTT पे, चाहे लाइव शोज में, लेकिन उनको समझ हो कि भैया एक जोक क्या होता है, ये राइटिंग प्रोसेस क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, इस सारी चीज़ के पीछे कितनी मेहनत और क्या क्या प्रयास लगते हैं, ताकि वो आपके जोक पे आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक दे सके इन द फॉर्म ऑफ देयर लाफ एंड अप्लॉज। चुप होंगे आप लोग? अरे गुजराल गुजराल रुक जा भाई गुजराल। Start clapping and please welcome Mr. हर्ष गुजराल। लाइट चलाना एक बार जरा, 10 मिनट आराम से सुन लो, उसके बाद आऊंगा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप मत करिए ज्यादा। आपको अगर आता होता तो आप स्टेज पे होती। दिल्ली NCR शुरुआत से ही स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक मेन गढ़ रहा है। जितने पॉपुलर कॉमेडियंस दिल्ली NCR से निकले हैं, उतने शायद ही इंडिया के किसी और सिटी से निकले होंगे। तो गुजराल वो वाली रेस तो जीत चुके थे। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके जो कंपटीशन में लोग हैं, जो आपके साथ परफॉर्म करने वाले बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो भी कैलिबर वाले होने चाहिए, ताकि उनको देख करके एज अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन ही सही, लेकिन आप अपनी क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए। और दिल्ली NCR उस मामले में भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो गुजराल शुरुआत से ही ओपन माइक के केस में तो या तो लकी रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजिकली पोजीशनड रहे हैं, बिकॉज दिल्ली में जो ओपन माइक्स होते थे उसमें उनको कंपटीशन भी टफ मिलता था और ऑडियंस भी अच्छी मिलती थी। और गुजराल अपने ओपन माइक्स रेगुलरली परफॉर्म भी कहाँ करते थे? कैनवस लाफ क्लब में। कैनवस लाफ क्लब, जिनको पता है, जो स्टैंड अप कॉमेडी पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा, इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट वेन्यूज फॉर स्टैंड अप कॉमेडी हुआ करता था, जो कि मुंबई में भी था और गुड़गांव में भी था, बाद में नोएडा में भी रहा कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अब बंद हो चुका है। गुजराल वहाँ पे रेगुलर थे। 3 बहनों के बाद मुझे निकाल दिया। इतने प्रेशर में जिया, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी। मुझे तो कभी डर लगता है मेरी एक बहन 6 शादियां करेगी क्या? गरीबी की रेखा क्या इस बार आ रहा हूँ या थोड़ा सा इस बार आ जाता था, जरा सा इस बार आता था, मेरा बाप सामने जा जाता, बहनों की शादी करनी, मैंने कहा जा रहा हूँ यार इस बार, ये कहता हूँ मैं।
जब आप इंडिया के बेस्ट वेन्यू में रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो जाहिर सी बात है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, आपका मटेरियल बहुत जल्दी बिल्ड होगा और आपका मटेरियल क्वालिटी मटेरियल होगा जो कि बहुत सारे लोगों ने वैलिडेट किया होगा। और दूसरा बड़ा फायदा जो गुजराल को मिला दिल्ली एनसीआर में परफॉर्म करने की वजह से और कैनवस लाफ क्लब जैसे रेप्यूटेड वेन्यू में रेगुलर परफॉर्मर होने की वजह से वो था नेटवर्किंग। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे पॉपुलर कॉमिक्स निकले हैं जो उस समय गुजराल के समकालीन थे, उनके पीयर्स थे, उनके संग ओपन माइक कर रहे थे। आगे चल के जब ये लोग पॉपुलर होने वाले थे, हो रहे थे, तो कैस्केड इफेक्ट आपके साथ वाले लोगों को भी मिलता है। जो लोग आपके साथ स्ट्रगल करते हैं, जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जिनके संग आपका एक अच्छा रिश्ता बन जाता है एज एन आर्टिस्ट, उनकी तरक्की का फ़ायदा आगे चल के कहीं ना कहीं आपको भी मिलता है। जैसे कि अब गुजराल की तरक्की का फ़ायदा उसके जो दोस्त रहे होंगे उनको भी मिलेगा। ये रह गया बस इन दोनों से, फिर मैं जा रहा हूँ तो शो करता हूँ। आप दोनों दोस्तों क्या हो? हस्बैंड वाइफ वाले। चल भाई, कहाँ गए थे आप लोग? हनीमून पे कहाँ गए थे लोग? अभी भी शादी हुई क्यों? अच्छा, लॉकडाउन की वजह से नहीं गए, लोकली अपना जहाँ। ये हनीमून है आपका, शुरू करो। तो बहुत जल्दी अच्छा मटेरियल बिल्डअप करने के बाद किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? भाई ये मटेरियल दुनिया को भी तो दिखाना है। तो किसी भी डिजिटल मीडियम के माध्यम से अपना वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया तक वो मटेरियल पहुंचाया जाता है। और इंडिया में सबसे पॉपुलर फ्री डिजिटल मीडियम यूट्यूब है। तो गुजराल ने भी अपना वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके डाला। थोड़ा सा स्लो बर्नर था, धीमे धीमे पिक किया, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से, म्यूचुअल शेयरिंग से वीडियो बहुत पसंद किया गया। लोगों ने शेयर किया एक दूसरे के साथ। गुजराल देखते ही देखते पॉपुलर हो गए, उनके व्यूज़ मिलियंस में पहुंच गए, उनके सब्सक्राइबर लाखों में पहुंच गए। और दिल्ली एनसीआर के बाहर भी बाकी सिटीज़ में जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी देखी जाती है, पसंद की जाती है, जहाँ पे उसकी डिमांड है, वहाँ पे गुजराल के शोज़ ऑर्गेनाइज होने लगे। वो इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ टूर करने लगे। अब यहाँ पे आता है एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव। हमारे देश की व्यथा यह है कि हमें अंडरडॉग की स्टोरी बहुत पसंद होती है। कोई इंसान जो खाक से उठा हो, हमें उसकी सक्सेस देखने में बहुत मज़ा आता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी झलक देखते हैं। वी रूट फॉर सच काइंड ऑफ पीपल। हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, जितना भी हमसे बन पड़ सकता है इमोशनली, इकोनॉमिकली। हम उनको चाहते हैं कि उनको तरक्की मिले, उनको सक्सेस मिले। गुजराल इस अंडरडॉग के टेम्पलेट में फिट बैठ रहा था। स्मॉल टाउन से आया हुआ टीसीएस में काम करने वाला एक लड़का पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हम सबको लगा कि भाई ये कर सकता है, हम इसके साथ हैं। लेकिन हमारे देश की एक और व्यथा ये भी है कि जब कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है तो हम उसको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और वो बंदा अगर थोड़ा सा एरोगेंट भी हो या फिर एरोगेंट नहीं भी हो, बट इफ़ ही कम्स अक्रॉस एज बीइंग एरोगेंट, तो हम उसको बिल्कुल ही दिल से उतार देते हैं। इसके बाप का थोड़ी ना खाते हैं, भाड़ में जाए, ऐसी तैसी कराए। तो गुजराल का एक बहुत बड़ा यूएसपी था क्राउड वर्क। अब क्राउड वर्क एक ऐसी कला है जिसको प्रैक्टिस करने के लिए मंझे हुए खिलाड़ियों को भी सालों लग जाते हैं। बहुत ही स्लिपरी प्लेग्राउंड होता है। यहाँ पे कब लाइन क्रॉस हो जाए, कब आप फिसल के गिर पड़े, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता है। लेकिन गुजराल शुरुआत से ही क्राउड वर्क में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रखता था। लेकिन मजबूत से मजबूत खिलाड़ी से भी कहीं ना कोई गलती हो सकती है। बिकॉज क्राउड वर्क चीज़ ही ऐसी है। आपका इंटेंट भले ही किसी का दिल दुखाने का ना हो, लेकिन आपके शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं वो कभी कभार गड़बड़ कर सकते हैं। और ऐसा ही कई सारे ओकेजन्स पे देखने को मिला जब गुजराल की कोई क्राउड इंटरेक्शन की क्लिप, कोई बिट, कोई वीडियो इस रीज़न से वायरल हुई कि वो स्टैंड अप कॉमेडी की बिट नहीं बल्कि किसी की इंसल्टिंग बिट है, जिसके कैप्शन ऐसे होते थे कि स्टैंड अप कॉमेडियन इज इंसल्टिंग अ वुमन फॉर नो रीजन, ही इज पासिंग द सेक्सिस्ट रिमार्क ऑन अ वुमन। सस्ता विकी कौशल, मैं सस्ता विकी कौशल और तू बेंचो गरीब राकेश सावंत। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूं सबकी, तो बीच में आके यूं करना। इस तरह के इंसिडेंट्स जब सामने आए तो ये सारी चीजें इट केम अक्रॉस एज गुजराल बीइंग अ बिट एरोगेंट। ही इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इज होल्डिंग अ माइक, स्टैंडिंग ऑन स्टेज, और ऑडियंस उसके एक सबऑर्डिनेट स्टेटस में नजर आई। एंड हम तो नहीं पसंद करते हैं किसी सक्सेसफुल इंसान को एरोगेंस दिखाते हुए, हम नहीं पसंद करते हैं। अगर एक दिन के लिए मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं तो पहली चीज क्या बोलेगी तू? हैं? कमाते कितना हो? जो तुम्हारा साल का लगेगा ना पैकेज, वो मेरा आज का है। तो धीरे धीरे गुजराल अपने क्राउड वर्क की वजह से और अपने स्टेज पर्सोना की वजह से कई सारी लोगों की आंखों में चुभने लगा। हालांकि उसका इंटेंट कभी नहीं रहा होगा किसी ऑडियंस मेंबर को दुख पहुंचाने का। किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का कभी नहीं होता, यकीन मानिए। मैं खुद इस फील्ड में हूँ बहुत सालों से। ऑडियंस हमारी माई बाप है, वो टिकट लेके अपना टाइम खर्च करके हमको देखने आए, हम क्यों चाहेंगे उनको बुरा फील करवाना? बहुत ही लॉजिकल सी बात है, लोगों की समझ में नहीं आती है। किसी भी कॉमेडियन का कभी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि हम अपने ऑडियंस मेंबर को परेशान करें। बट
इंटेंट लोग देख नहीं पाते हैं, उसके बेसिस पर जज नहीं कर पाते हैं। जज किसके बेसिस पे करते हैं? जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, जो हाव भाव हमारे स्टेज पे हैं। और स्टेज पे हम ऐसी भीगी बिल्ली बन के तो नहीं रह सकते हैं। गुजराल एक कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट है, कॉन्फिडेंट परफॉर्मर है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एकदम अथॉरिटी, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, जो कि आना भी चाहिए। आप स्टेज पे हो, अकेले हो और आपको 400-500 लोगों को हंसाना है, अपने कंट्रोल में करके रखना है। अगर आप ही ढीले पड़ जाएंगे, पिलपिले हो जाएंगे, तो आप वो कंट्रोल कहाँ से लाएंगे? जल्दी बैठो, बहन जो 40 लाख से पैकेज ऊपर जाता, कोट पहन लेते हैं। तुम्हारे हैं, मैं मार लूंगा। ताकि इनको पता लगे कि तुम्हें कैसा फील होता है। और ये सारी चीज़ें एक के साथ एक मिल करके इट स्टार्टेड टू कम अक्रॉस एज कि गुजराल थोड़ा एरोगेंट है, ऑडियंस की इंसल्ट कर देता है क्राउड वर्क के नाम पे। और फिर एक चीज़ को पकड़ के दूसरी चीज़ निकाली जाती है। बहुत सारे क्रिटिक्स सामने आ गए जिन्होंने गुजराल के पुराने सेट्स को भी कुरेदना शुरू किया, उसमें गलतियाँ, उसमें खामियाँ ढूंढना शुरू किया। और फिर कहीं से निकल के आया वो 6000 में रशियन वाला जोक, जो कि गुजराल ने एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच भी किया उसको। जहाँ जा रहा है वहाँ पर 6000 की रशियन है, उसकी रेफरेंस दे करके उसको लग रहा है पता नहीं क्या, कितना ही अफलातूनी, कितना ही अतरंगी जोक उसने लिख दिया है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले इंटरनेट के एक ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डार्क ह्यूमर के सीईओ से। इसका नाम हर्ष गुजराल है, बट इसकी कॉमेडी और ये दोनों हर तरीके से गए गुजरे। मुझे तुम लोग को ये समझाना है कि हर्ष गुजराल कौन है, तो मैं बहुत बेसिक में तुम लोग को ये समझा सकता हूँ कि भाई ये बंदा वो है जिसने सोसाइटी में एक ट्रेंड सेट कर दिया कि यार अगर तुमको कोई एक रशियन लड़की दिखती है, कोई फॉरेनर लड़की दिखती है, तो उसका ये जो ट्रेंड सेटर है ना 6000 INR वाला, तो वो है हर्ष गुजराल। तो थोड़ी गलती तो उसकी भी है बट कई सारे लोगों ने उस रेफरेंस को निकाल करके उसको सेक्सिस्ट जोक बताया, उसको और क्रिटिसाइज किया गया इन सारी रीजंस की वजह से। हालांकि उसका इंटेंशन क्राउड वर्क में कभी किसी को इंसल्ट करने का नहीं रहा होगा, ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। तो अगर गुजराल के क्राफ्ट में, गुजराल के क्राउड वर्क में, गुजराल की स्टाइल ऑफ कॉमेडी में इतनी कमियां थी, इतनी खामियां थी, तो फिर वो और ज़्यादा पॉपुलर कैसे होता चला गया? फिर उसने टीवी, OTT, मूवीज़ ये सब कुछ ब्रेक थ्रू कैसे किया? उसने बॉलीवुड के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना कैसे शुरू किया? उसने सोल्ड आउट शोज़ करना कैसे शुरू किया? उसने देश विदेश में टूर करना कैसे शुरू किया? भाई अगर लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग उसको एरोगेंट कॉमिक बोल करके, जो कि ऑडियंस की इंसल्ट करता है, ऐसा बोल करके दरनिकार कर देना चाह रहे हैं, तो आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वो फिर भी सक्सेसफुल बन के आया? बिकॉज जहाँ पे कुछ लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा देश का आबादी क्या है, 140 करोड़। यहाँ पे लोग जो नाले का पानी पी रहे हैं, उसको फॉलो करने वाले, उसको देखने वाले भी करोड़ों लोग हैं। तो एक इंसान जो कि एक्चुअली कुछ सीख करके, कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ मेहनत करके, एफर्ट डाल करके, कुछ कंटेंट लेकर के आया है, उसको देखने वाले और पसंद करने वाले लोग आखिर क्यों नहीं होंगे? और क्राउड वर्क के नाम पे अपनी खुद की इंसल्ट करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पसंद है, जो गुजराल के शो में फ्रंट रो की महंगी टिकट लेकर के जल्दी आके सामने आके बैठते हैं कि गुजराल भाई हमारी मार लेंगे, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। मैंने खुद देखा है, बहुत क्रेज रहता है लोगों में। ये ना एक्चुअली क्या है, ये लाइन ऑफ शो है, इसमें ना गुजराल जब आएगा वो आपसे क्राउड वर्क करेगा, है ना? हमारा गुड़गांव की ऑडियंस देख रहे हो, कॉमेडियन डांट दिया कि अकेले अकेले जोक कर रहे हो। ये लगान पिक्चर देखने के आमिर खान से नाराज हो गए कि टीम पार्टी मुझे तो रखा नहीं, एक ही चीज बन सकते थे आप, कचरा। हमारे देश में कपिल शर्मा की ऑडियंस भी है, समय रैना की ऑडियंस भी है, सुनील पाल की ऑडियंस भी है, पुनी सुपरस्टार की ऑडियंस भी है, हर तरह के आर्टिस्ट की ऑडियंस है। तो फिर गुजराल की ऑडियंस क्यों नहीं होगी? तो जहाँ बहुत सारे उनके क्रिटिक्स हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं करते हैं, वहीं उनकी जो स्टाइल ऑफ कॉमेडी है, जो कि सो कॉल्ड हैकी है एज पर फ्यू इंडिविजुअल्स, वो हैकी कॉमेडी पसंद करने वाले भी करोड़ों लोग हैं भैया। और एक और रिफ्रेशिंग फैक्टर क्राउड वर्क कॉमेडी में क्या होता है कि आपको कभी भी 2 शोज एक जैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्राउड वर्क में जो क्राउड है वही 2 शो में चेंज हो जा रही है। मेरा पहले जिससे इंटरेक्शन हुआ है, अगले शो में जिससे इंटरेक्शन होगा, वो दोनों लोग ही डिफरेंट हैं, तो उनसे जो बात होंगी, उससे जो जोक निकलेगा वो भी तो डिफरेंट ही निकलेगा। तो क्राउड वर्क कॉमेडी जो है वो गुजराल जैसे कॉमेडियंस को एक एवेन्यू देता है इनफाइनाइट मटेरियल बनाने का, इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। कई बार तो क्राउड वर्क के भी पता टेम्पलेट बन जाते हैं। मैंने किसी ऑडियंस मेंबर से इंटरेक्ट किया, अब उसके प्रोफेशन के बेसिस पे या फिर उसके नाम के बेसिस पे या फिर वो जिस जगह से आता है उसके बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हमारे इंटरेक्शन में कोई जोक निकला, वो जोक मेरे जहन में रह गया, मैंने शो के बाद उसको नोट कर लिया, लिख लिया, अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठा लिया। अब अगली बार अगर मैं किसी और ऑडियंस मेंबर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो कि इनमें से किसी भी डेमोग्राफिक में फिट हो रहा है, तो मैं वो सिमिलर टेम्पलेट एज अ क्राउड वर्क चिपका सकता हूँ, जो कि अब मेरा एक रिहर्स्ड बिट है, लेकिन वो स्टेज पे जब परफॉर्म करूंगा तो उस समय मौजूद लोगों को ऐसा ही लगेगा कि जैसे बहुत ही स्पॉन्टेनियस उसने अरे खड़े खड़े अपने पैरों पे सोच लिया। और गुजराल तो इस चीज़ में माहिर है भैया, वो सालों से क्राउड वर्क कर रहा है, तो वो क्राउड वर्क में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है ऑलरेडी।
क्या है क्राउड वर्क? मैंने आज से 10 साल पहले या 5-7 साल पहले जब मैं यूके में था, लंदन में था, जब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था, तो मुझे लोग, जब हम कॉमेडी को देखते ही थे, जो अंग्रेज करते थे, हमें भेजते थे लोग, किसकी भेजते थे? रसल पीटर की भेज दे रहे हैं, कभी किसी की भेज दे रहे हैं, वो क्या करते थे? क्राउड वर्क करते थे। तो जब इंडियंस अंग्रेजों को देखते हैं करते हुए, तो ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, यू नो, लुक एट हिम, ये कैसे अपने देश का कोई लड़का करना चाहता है, तो आप कहते हो कि आप ऑडियंस की बेइज्जती कर रहे हो। क्यों करेंगे किसी की बेइज्जती? आप बताओ सर। आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमने आपस में इतनी बातें करी, हंसे, एक दूसरे को छोटा मोटा बोला भी, बेइज्जती तो महसूस नहीं हुई। ऐसे ही जब लाइव ऑडियंस आती है ना, तो आप जो जोक लिख के ले जाते हो वो तो चलते ही है। अदरवाइज एक एक्स्ट्रा एज अगर आप ऑडियंस को देना चाहते हो लाइव टैलेंट की, तो वहां पे जो क्रैक करो बना के। अगर हम गुजराल के स्टैंड अप के जो सेट्स हैं उनके टॉपिक्स को अगर एनालाइज करें तो उसके टॉपिक्स क्या रहे हैं? शादी, रिलेशनशिप्स, मिडिल क्लास लाइफ, वो सारी चीज़ें जो कि मास लेवल पे लोगों को रिलेटेबल लगती हैं। अगर आपने गुजराल का शो अटेंड किया है और अगर आपने गुजराल की कॉमेडी यूट्यूब पे भी देखी है, कहीं पे भी देखी है, तो आप भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि गुजराल के जोक्स बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग होते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड होते हैं। उसमें से डिसाइफर नहीं करना पड़ता है कि भाई जोक तो है, मज़ा तो आया, बट इसमें समाज बदलने वाला कोई सोशल इशू भी डिस्कस किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिंपल जोक्स होते हैं, लोगों को हंसाने के पर्पज से होते हैं, जो कि कुछ लोगों को हैकी लग सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि ये तो हर इंडस्ट्री में होता है यार। बॉलीवुड में भी सारे के सारे श्याम बेनेगल थोड़ी ना होते हैं, सारे के सारे संजय लीला भंसाली थोड़ी ना होते हैं, कुछ डेविड धवन भी होते हैं, कुछ गोविंदा भी होते हैं। तो क्या उनकी डिमांड नहीं है? क्या उनको लोग पसंद नहीं करते? और एक फैक्टर जिसके लिए गुजराल को कोई क्रेडिट शायद देता ही नहीं है, कभी दिया ही नहीं गया है, वो ये है कि द काइंड ऑफ एनर्जी ही ब्रिंग्स टू द स्टेज। मैंने खुद उसको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है। इंसान अपनी पूरी जान झोंक देता है भैया लोगों को हंसाने के लिए, उछल कूद यहाँ से वहाँ, ये वो पूरी बॉडी लैंग्वेज, चीखना चिल्लाना, एकदम उसको थिएटर बना के रख देता है। इतनी एनर्जी के साथ हमें परफॉर्म करता है कि भैया मरे हुए रूम को उठा सकता है वो। क्या बात है, पाकिस्तान से हम क्या बात, तो सारे इंतजार करेंगे कि आप भी करने वाले हैं। लेकिन हम इंडियंस हैं, एक ही बार से दूर लगाते हैं। बट हाँ, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डालता है अपनी परफॉर्मेंस में, और इतनी एनर्जी डालने की वजह से अगर जोक हल्का भी है ना, तो जो लोग बैठे हैं वो उसके साथ हो जाते हैं। बिकॉज जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है, जिन लोगों के लिए ना वो इसको पहले से जानते हैं, ना ये उनमें से किसी को पहले से जानता है, तो जो भी रिश्ता बनता है उसी 1-1.5-2 घंटे में बनता है जब तक ये शो चालू है। और उस शो की ड्यूरेशन में जो भी रिश्ता बनता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर, अगर परफॉर्मर थोड़ा सा रिजर्व्ड रहे तो ऑडियंस भी हंसने में, अपना खुल के रिएक्शन देने में संकुचित होती है, थोड़ा सा सोचती है, थोड़ा सा घबराती है। हर्ष गुजराल सारे बैरियर तोड़ देता है पहले सेकंड से। जैसे ही वो स्टेज पे जाता है, पहली लाइन से, पहले जोक से वो खुद ही अपनी लाइन पे हंस के इतना बढ़िया माहौल क्रिएट करता है कि भाई मैं हंस रहा हूँ, अगर मैं आपको बेवकूफ़ भी लग रहा हूँ तो भी मैं हंस रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ हंसिए। वो जो बैरियर होता है ना, एक संकोच वाला, वो एकदम से डिमोलिश हो जाता है गुजराल के स्टेज पे जाते ही। और ये एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फैक्टर होता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर। यूट्यूब पे कॉमेडी देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है, टीवी पे कॉमेडी देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन लाइव शो में स्टैंड अप कॉमेडी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। लाफ्टर इज कॉन्टेजियस। जब आप एक स्टैंड अप कॉमेडी के रूम में लाइव शो देख रहे होते हो बाकी लोगों के संग बैठ करके ना, तो एक बंदे की हंसी ट्रिगर कर सकती है दूसरे बंदे की हंसी, तीसरे बंदे की हंसी, एक चेन रिएक्शन बन सकता है। पूरा जो माहौल होता है एकदम इतना यूफोरिक होता है कि उसको यूट्यूब पे रेप्लिकेट किया ही नहीं जा सकता। और ये जो लाफ्टर की कॉन्टेजियस लहर है, गुजराल के केस में ये लहर वो खुद इनिशिएट कर देता है। क्या गलत करता है? आखिर उसने ऑडियंस से टिकट के पैसे किस बात के लिए लिए हैं? जो ऑडियंस आई है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे करके भेजना है। अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अगर वो अपने जोक्स पे खुद ही हंस रहा है माहौल क्रिएट करने के लिए, तो क्या गलत बात है इसमें? एक कॉमेडियन है हर्ष गुजराल, उन्होंने अपना एक शो है द एस्केप रूम, उसको डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, और ये सारा फैसला उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का जो एपिसोड हुआ उसके बाद किया। और एक और बात समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जब भी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ किसी भी तरह की FIR हुई है, कोई मोर्चा निकाला गया है, कोई भी कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के बाद वो स्टैंड अप कॉमेडियन और ज़्यादा पॉपुलर ही हुआ है। चाहे आप कुणाल कामरा का केस ले लीजिए, चाहे आप मुनव्वर फारूकी का केस ले लीजिए, समय रैना का केस ले लीजिए, जब वो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी शांत पड़ती है तो वो कॉमेडियन पहले से ज़्यादा पॉपुलर उभर के सामने आता है। गुजराल के केस में तो कंट्रोवर्सी इतने बड़े स्केल की कभी हुई भी नहीं है कि उसको जेल जाना पड़े या फिर उसके खिलाफ FIR हो। जो भी कंट्रोवर्सी हुई है वो बहुत ही सॉफ्ट वाली हुई है कि हाँ इसने गलत बोल दिया, हाँ इसने किसी का दिल दुखा दिया, अरे इसके जोक्स कितने हल्के हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी का नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। बिकॉज एनी काइंड ऑफ आउटरीच इज़ अ मीडियम ऑफ आउटरीच एज वेल। आपके बारे में जितनी ज़्यादा बात होगी, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो, उतने ज़्यादा कानों तक वो बात पहुँचेगी। जिन लोगों ने गुजराल का काम पहले नहीं देखा होगा, जब उनसे किसी ने गुजराल की बुराई की होगी कि बहुत ही है कि जोक्स मारता है, क्रास जोक्स मारता है, अपने जोक पे खुद ही हंसता रहता है,
जब उन्होंने इस तरह की बातें सुनी होंगी तो उन्होंने भी जाके देखा होगा कि देखे तो सही भैया क्या करता है ये आदमी। एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। मैं आधे घंटे से होस्ट कर रहा हूं, दोनों ने एक हक नहीं किया मुझे। आपको कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए। लॉजिकल तो मुझे देखो इस चीज के भी पैसे नहीं मिले थे, इम्प्रॉम्प्टू कर रहा हूं मैं। So any kind of controversy actually works in favor of the comedian himself। और गुजराल के केस में तो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा सीरियस कभी होती भी नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं हुई है, आगे का पता नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन अपने लाइफ के किस मोड़ पे हक दे किसी को नहीं पता, तो आगे का तो पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी तक इतनी सीरियस कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई है, लेकिन फ़ायदा उनको जो भी सॉफ्ट कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसका बहुत मिला है। गुजराल के बारे में एक और बात है जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है गुजराल का डिसिप्लिन। गुजराल का जब पहला वीडियो आया था उसमें जाके देखिए वो कैसा दिखता है और आज की डेट में देखिए कैसा दिखता है। उसने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया है। गुजराल जब टूर पे भी होता है, किसी सिटी में जाता है परफॉर्म करने के लिए, जिस होटल में रुकता है उस होटल में भी वो अपना एक्सरसाइज का स्केड्यूल छोड़ता नहीं है, अपनी डाइट का स्केड्यूल छोड़ता नहीं है, और वो ये काम सालों से कर रहा है। उसने अपने ऊपर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, जो कि दिखता भी है। नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रांग है, बातों का धनी है, रिश्ते बनाना आता है। इसीलिए अक्षय कुमार के संग जब पहली बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला उसको मामा ही बना लिया। अरे मेरा मतलब मेरी मम्मी भी पहले भाटिया थी, ये भी भाटिया थे। जब भी टीवी पे आते थे मम्मी कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, तो मामा जी को नमस्ते करो। आप सोचो 4 मासूम भाई बहन टीवी की तरफ देख के हाथ जोड़ के खड़े हुए, मामा जी को घंटा मतलब नहीं है, मामा जी टिप टिप बरसा है पानी। अक्षय कुमार को मामा बोलने वाला ये इंसान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ में रिश्ता बनाने से चूकता नहीं है, चाहे वो अपने आप को विकी कौशल की सस्ती कॉपी बोल के ही क्यों ना बनाना पड़े। बिकॉज इंडस्ट्री ऐसी है यार, यहाँ पे रिश्ते, यहाँ पे नेटवर्किंग, दोस्ती यारी काम आती है, कोई माने या ना माने। गुजराल इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, इस चीज़ को फॉलो करता है, एंड आई एम श्योर इस चीज़ का उसको फ़ायदा भी मिलता होगा। सो हर्ष गुजराल की सक्सेस का फॉर्मूला आखिर है क्या? वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, मास रिलेटेबिलिटी, नेटवर्किंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी। जानते हैं ये क्या है? मकई का दाना। शायद इसकी वैल्यू 5 रुपए से भी कम हो, लेकिन गुजराल ये फार्मूला जानता है कि अगर तपिश से होके गुजरा जाए और अच्छे से पकाया जाए तो ये 5 रुपए का मकई का दाना जो है 500 रुपए का पॉपकॉर्न भी बन सकता है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि आने वाले वीडियोस में आप और किस पर्सनैलिटी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, किस टॉपिक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, या फिर इन जनरल कोई भी फीडबैक, कोई भी मेरे लिए सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए। धन्यवाद।